एवरीवन। आज हम अपना टीचिंग ऑफ कॉमर्स का यूनिट नंबर 3 का टॉपिक करेंगे, रोल प्लेइंग विद द एप्लीकेशन इन क्लासरूम सिचुएशन। कि कक्षा कक्ष परिस्थिति के अनुसार भूमिका निर्वाह विधि क्या होती है, कि भूमिका निर्वाह या अभिनय विधि के रूप में हम क्या जानते हैं। क्योंकि बाकी विधियों का बारे में हमने डिस्कस किया, उसी तरह यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कक्षा कक्ष में हमारा जो वाणिज्य शिक्षण है, वाणिज्य शिक्षण के अंदर हमारी भूमिका निर्वाह विधि की क्या महत्वता है, किस आधार पर हम ये मानते हैं कि हमारी बाकी विधियों की बजाय जो भूमिका निर्वाह विधि है वो एक आसान और सरल विधि के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि वाणिज्य शिक्षक कि जो हमारा कॉमर्स का अध्यापक है, टीचर है, या वाणिज्य शिक्षण का कार्य करने वाला जो हमारा अध्यापक है, वो विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में जो व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं या हमारे विभिन्न प्रकार के आंकड़ों से संबंधित डाटा या तथ्य एकत्रित करता है, उन सभी प्रकार की घटनाओं को व्यक्त करने के लिए या विचारों को व्यक्त करने के लिए क्या करता है, विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करता है। लेकिन उन विधियों को प्रयोग करने का उसका मकसद क्या होता है कि वो अपने शिक्षण कार्य को रुचिपूर्ण बनाना चाहता है। जैसे हम सामाजिक अध्ययन की बात करें तो सामाजिक अध्ययन के अंदर क्या देखा जाता है कि जब भी हम बच्चों को थ्योरिकली सिद्धांतिक रूप से तो ज्ञान देते ही देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उन बच्चों को विभिन्न प्रकार के पर्यटक स्थल हैं जो हमारे, जिसको हम एजुकेशनल विजिट के रूप में लेते हैं, उनका भ्रमण करवाया जाता है ताकि बच्चों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाए, वास्तविक ज्ञान उनको दिया जा सके। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रही हैं कि वाणिज्य हमारे शिक्षण में क्या देखा किया जाता है कि जिस भी प्रकार से हम अपने शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाना चाहते हैं, लेकिन व्यावसायिक घटनाओं के बारे में बताने के बावजूद भी हम अपने शिक्षण को और रुचिपूर्ण या प्रभावशाली इतना नहीं बना सकते, तो लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमारा भूमिका निर्वाह के रूप में हम जब विधि का प्रयोग करते हैं तो उसके माध्यम से हम अपने शिक्षण कार्य को रुचिपूर्ण बनाने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाता है। क्योंकि जैसा आप करोगे वैसा बच्चा आपको क्या करेगा, अनुकरण करेगा और वैसा बच्चा सीखेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि जब एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा घर के अंदर किसी भी फैमिली मेंबर को जो भी कार्य करते हुए देखता है उसको अनुकरण करता है उसका। जैसे एक किसान खेत में कस्सी से काम करता है, उसी तरह बच्चा जब देखता है कि उसका फादर क्या है कि कस्सी से काम करता है, जब कस्सी पड़ी हुई है तो बच्चा भी उसको खींचना शुरू कर देता है कि वह उसको चलाने का प्रयास करता है। घर के अंदर माँ रोटी बनाती है तो छोटी लड़कियां, खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं 3 या 4 साल की बच्चियां होती हैं, वो अपनी माँ को रोटी बनाते हुए देखती हैं, तो वो भी कहती है कि माँ मुझे भी आटा दिया जाए, और वो भी रोटी बनाने का 5 साल की लड़की है वो भी प्रयास करती है कि हम भी रोटी बनाएं। हालांकि वो उससे खेलती हैं, लेकिन वैसा अनुकरण करने का उनके द्वारा एक प्रयास होता है। उसी तरह से कक्षा कक्ष के अंदर जब एक टीचर के द्वारा, एक वाणिज्य शिक्षक के द्वारा भूमिका निर्वाह विधि का प्रयोग किया जाएगा तो बच्चे वैसा उसका अनुकरण करेंगे, उसको देखेंगे, उसको सीखने का प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा। तो इसलिए हमारे इस शिक्षण कार्य के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारी भूमिका निर्वाह विधि, जिसको हम बोलते हैं रोल प्लेइंग विद इन द एप्लीकेशन इन द क्लासरूम सिचुएशन, की क्लासरूम के अंदर, कक्षा कक्ष के अंदर भूमिका निर्वाह या अभिनय कैसे करके बच्चों को दिखाया जाए जिससे बच्चे कहता है कि आसानी के साथ सीखते हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कि हम बच्चों को बोले कि आपके सामने ये एक चित्र है, चित्र किस चीज का है कि मेला लगा हुआ है और इस मेले के ऊपर आप कोई 10 लाइनें लिखिए। जो चीज आपको इस मेले के तस्वीर के अंदर दिखाई दे रही हैं, आप उसके बारे में 10 लाइनें लिखिए। तो बच्चा अलग अलग पिक्चर के अंदर ऑब्जर्वेशन करता है कि खिलौनों की दुकान है, मिठाई की दुकान है, झूले चल रहे हैं, तो विभिन्न प्रकार के देखने के बाद आसानी के साथ वो 10 लाइनें लिख देता है, क्योंकि वो अनुपम उस चीज को देखकर, क्योंकि एक चित्र 100 शब्दों के बराबर होता है। तो उसी तरह है। लेकिन आप वैसे बच्चे को कहो कि आप अपने एक लेसन के रूप में ऐसे याद करके आना है जिसके अंदर आपको 10 से लेकर 15 लाइनें के रूप में आपको याद होना चाहिए, तो बच्चे आसानी के साथ उसको याद नहीं कर सकते। क्योंकि इस तस्वीर को आसानी के साथ क्यों याद कर सकते हैं, क्योंकि वो उसको देख रहे हैं।
उसी प्रकार से कक्षा कक्ष के अंदर अध्यापक के द्वारा जब अभिनय निर्वाह के रूप में, अभिनय भूमिका निर्वाह के रूप में रोल अदा किया जाएगा तो बच्चे उसको देखकर सीखना प्रारंभ करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, जिसके माध्यम से आप बच्चे को आसानी के साथ उन घटनाओं के बारे में, विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक क्षेत्र के बारे में जो क्या है वो आसानी के साथ समझा सकते हो, उनको शिक्षा दे सकते हो और अध्यापक के द्वारा आसानी के साथ अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अब देखिए, यदि ये तो थी हमारी भूमिका निर्वाह विधि क्या होती है। यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कि हमारी जो भूमिका निर्वाह विधि है उसका बेनिफिट क्या है, किस आधार पर हम ये मानते हैं कि हमारी ये जो रोल प्लेइंग विधि है वो बड़ी आसानी के साथ हम कक्षा कक्ष में उसका प्रयोग कर सकते हैं। कि भूमिका निर्वाह विधि के लाभ, कि एडवांटेज ऑफ द रोल प्लेइंग मेथड, की इस विधि के हमें लाभ क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उचित सूझबूझ का विकास होना, कि यदि हम बात करें कि इस विधि के माध्यम से बच्चों के अंदर क्या है कि उचित सूझबूझ, किस रूप से, कि यदि हम बात करें, यदि हम इस विधि का प्रयोग करते हैं तो उचित सूझबूझ कि विद्यार्थियों के अंदर अच्छी सूझबूझ का विकास होता है। इसका विकास इस विधि के माध्यम से क्या होता है कि आप एक बच्चों के अंदर, क्योंकि जब बच्चा खुद रोल प्लेइंग करेगा, बच्चा खुद भूमिका निभाएगा किसी भी क्षेत्र के बारे में, आप बच्चों को बिजनेस के बारे में कुछ समझाना चाहते हो तो उसके लिए आप एक विद्यार्थी को कस्टमर बना दीजिए, दूसरे विद्यार्थी को एक शॉपकीपर बना दीजिए और इसके अलावा एक दो चार विद्यार्थियों को अलग अलग रूप से कस्टमर बनाओगे, फिर एक बच्चे को सेलमैन बनाओगे, तो उसके माध्यम से जब रोल बच्चा प्ले करेगा तो वो वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास होगा, जिससे क्या होगा कि दैनिक जीवन के बारे में बच्चों के एक अच्छी सूझबूझ का विकास होगा। क्योंकि अब यदि +1 के अंदर या 10th के अंदर या +2 के अंदर इस प्रकार की वाणिज्य से संबंधित बच्चों को आप सूझबूझ का विकास करने का प्रयास करोगे तो बच्चा आसानी के साथ अपने फ्यूचर के अंदर, अपने कैरियर के अंदर इन बातों को आसानी के साथ समझ सकता है। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी क्या है कि बच्चों को हम इस प्रकार का वाणिज्य का शिक्षण देने का प्रयास करें, जिसके अंदर क्या है कि बच्चा अपने भविष्य के साथ जुड़ी हुई दैनिक जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने में सफल हो सकता हो। ऐसा हमारा शिक्षण कार्य होना चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं आगे की हमारी कल्पना शक्ति का विकास, कि किस इसके माध्यम से हम दूसरी बात करते हैं कि अगर आप वाणिज्य शिक्षण के अंदर भूमिका निर्वाह विधि का प्रयोग करेंगे तो बच्चे के अंदर जो कल्पना शक्ति होती है उसका विकास होता है। कल्पना शक्ति का विकास होना, कल्पना शक्ति का विकास कैसे हो सकता है, वो हम अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों के माध्यम से, आप बच्चे को इमेजिन करने के लिए कहिए। क्योंकि जब भी हम मैथ के अंदर कोई भी सम सॉल्व करते थे तो उसके अंदर हम किसी भी शक्ति का उसका मूल्य मानकर चलते थे। जैसे कहते हैं कि मान लो मूलधन 100, तो हम एक मानकर चलते हैं, एक इमेजिन करते हैं अपने सम को सॉल्व करने के लिए। उसी प्रकार से जब बच्चे को आप भूमिका निर्वाह विधि के रूप में कहोगे, छोटी कक्षाओं के अंदर एक स्टोरी के माध्यम से बच्चे को समझाने का प्रयास किया जाए कि मान लीजिए आपके पास इतने रुपीस हैं, आप इस प्रकार का घर का सामान खरीदना चाहते हो, तो बताओ कि आप अपने इन पैसों से कितने रुपए का राशन खरीदोगे और कितने रुपए बचा सकते हो। तो इस प्रकार के उनके सामने समझाए जाते हैं ताकि उन्हें इस बात का आभास हो कि अपने दैनिक जीवन के अंदर वो अगर एक अच्छा ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं तो उसके अंदर किस प्रकार से उनको अपनी सेविंग भी करनी है और घर का जो खर्चा है वो भी चलाना है। तो इसके अंदर उसकी कल्पना शक्ति का विकास करने का हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है कि इस शिक्षण के माध्यम से हम ये प्रयास करते हैं कि जब आप इस वाणिज्य शिक्षण की बात कर रहे हो तो बच्चे को इस व्यवसायिक घटना से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल देते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चे की जो कल्पना शक्ति होती है उसका विकास होता है। उसके माध्यम से बच्चा आगे अपने फील्ड के अंदर प्रोग्रेस करने का प्रयास उसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रुचियों का विकास, कि थर्ड पॉइंट है कि रुचि का विकास किस प्रकार से, कि जैसा जैसा आप बच्चे को इस प्रकार के एग्जाम्पल देने का प्रयास करोगे, रुचियों का
विकास, क्योंकि किसी भी आप कार्य की सफलता आपकी रुचि पर निर्भर करती है कि आप जैसी रुचि लेंगे वैसा आप अपने काम में परफेक्ट हो जाएंगे। यदि आप रुचि नहीं लेंगे आप अपने कार्य को सफलतापूर्वक नहीं सीख सकते, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं किसी भी मैकेनिक, जो हम लोकल मैकेनिक की बात करें, वो कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का उस पर काम सीखने के लिए जाता है। जब वो 6 मंथ, 1 साल वहाँ पर काम करता है, तो काम करने के बाद यदि तो वो इंटरेस्ट ले रहा है तो बारीकी से वो इस काम को, मैकेनिक के काम को सीख जाएगा। यदि वो अपनी रुचि उसके अंदर नहीं ले रहा, सुबह मॉर्निंग में जाता है, शाम को घर आ जाता है और उसमें से भी काफी टाइम वो अपना ध्यान अपने उस कार्य की तरफ नहीं लगाता, तो वो अच्छी तरह से कार्य को नहीं सीख सकता। इसीलिए यदि हम वाणिज्य शिक्षण की बात करते हैं तो बच्चे, यदि कक्षा के अंदर 40 बच्चे हैं और 40 बच्चों के अंदर आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो और इस विधि के अंतर्गत बच्चों के अंदर खुद के अंदर रुचि होनी चाहिए कि हम अपना खुद रोल प्ले करने का प्रयास करेंगे। हम घर से अपना टॉपिक डिसाइड करेंगे, उस टॉपिक पर हम 4 अपने ग्रुप के अंदर जो लड़के हैं वो रोल प्ले करेंगे और बच्चों को, पूरी क्लास को या हम सोसाइटी के अंदर लोगों को ये समझाने का प्रयास करेंगे। वो तभी पॉसिबल है यदि आप खुद बच्चे उसके अंदर रुचि ले रहे हैं। आपने एक शिक्षक होने के नाते एग्जाम्पल दिया, खुद रोल प्ले करके दिखा दिया, उसके बाद बच्चों को मोटिवेशन किया आपने कि आप इस प्रकार से इस विषय से संबंधित अपना रोल अदा कर सकते हो। तो वो जब तक बच्चों की खुद की, क्योंकि 40 में से 40 बच्चों की जो रुचि है वो नहीं हो सकती, तो उसमें से किसी बच्चे की जो रुचि है वो 80% हो सकती है, कुछ बच्चों की 100% हो सकती है और कुछ बच्चे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनकी 50% ही रुचि ऐसे विषयों के अंदर रोल प्ले, क्योंकि अलग अलग विधि का अपना अपना एक महत्व है। लेक्चर मेथड के दौरान विद्यार्थी देखते हैं कि अध्यापक बोल रहा है, वो मौन होकर एक श्रोता के रूप में सुनते रहते हैं। लेकिन हमारा प्रोजेक्ट मेथड विधि का हमने डिस्कस किया, उसके अंदर विद्यार्थी को एक्टिव रहना पड़ता है, अध्यापक केवल मार्गदर्शन करता है। इस विधि के अंदर भी ये देखा जाता है, क्योंकि जब तक अध्यापक रोल अदा करता है तब तक वेल एंड गुड है, लेकिन उसको देखकर अनुकरण करना, मोटिवेशन होना, वो विद्यार्थी उसके बाद करते हैं। तो इसीलिए इस विधि के अंदर देखा जाता है कि जो बच्चे अपनी रुचि विकसित करेंगे वही इस विधि का सक्सेसफुल, सही अर्थों में, सही मायने में प्रयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जनतांत्रिक व्यवहारिक प्रणाली का विकास, कि हमारी जो जनतांत्रिक प्रणाली है, कि जनता की प्रणाली के रूप में हम जिसकी बात करते हैं, उसके अंदर हमारा इस बात को माना जाता है कि जनतांत्रिक व्यवहारिक प्रणाली का विकास वो किस आधार पर माना जाता है? व्यवहारिक प्रणाली का विकास। क्यों? वो इस आधार पर कि यदि हम स्वतंत्र अर्थों में बात करते हैं किसकी? जनतांत्रिक प्रणाली की। व्यवहारिक की प्रैक्टिकली रूप में आप किसी भी प्रणाली का प्रयोग करते हो, क्योंकि जनतंत्र के अंदर क्या है कि हम स्वतंत्र अर्थों में अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं। कि यदि आपको स्वतंत्र अवस्था दी गई है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर हमें स्वतंत्रता भी है और समानता भी है, तभी जाकर हमें न्याय की प्राप्ति होती है। और आप यदि इस प्रणाली का प्रयोग करेंगे जिसके अंतर्गत आप व्यवहारिक रूप से, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं थ्योरिकली पढ़कर, हमने आपको पहले शुरू में बताया था कि कुछ चीजें होती हैं हम किताबों तक सीमित रखते हैं, किताबों के अंदर आपने पढ़ा एज इट वैसा लिख दिया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका हम प्रैक्टिकली, जैसे हमारा जो विषय है वो वाणिज्य से संबंधित है, इस विषय का जब तक हम प्रैक्टिकली काम नहीं कर लेते तब तक हम नहीं सीख सकते। क्योंकि जैसे कंप्यूटर हमारा क्या विषय क्या है? एक प्रैक्टिकली विषय है। कंप्यूटर के अंदर जब हम थ्योरिकली तो पढ़ लेंगे, लेकिन जब तक हम उस कंप्यूटर को प्रैक्टिकली चलाते नहीं हैं, उसके बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में जानते नहीं हैं, तब तक हम उसकी रिपेयरिंग नहीं कर सकते। उसी तरह वाणिज्य शिक्षण के अंदर क्या है कि जब तक भी आप थ्योरिकली उस चीज को पढ़ोगे, उसके साथ साथ प्रैक्टिकली काम करने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक आप अपना भूमिका निर्वाह के रूप में जब रोल अदा करोगे तभी सीख सकते हो। अदरवाइज आप थ्योरिकली तो सीख लोगे, लेकिन वास्तविक अर्थों में आप सीख नहीं सकते। तो इसलिए आपके लिए जरूरी क्या है कि वास्तविक अर्थों में आपको सीखने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसी प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए।
इसके द्वारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि क्रिया द्वारा सीखना। अब क्रिया द्वारा कैसे सीखना, क्योंकि इसके अंदर क्या माना जाता है कि हम किसी विधि का प्रयोग क्रिया द्वारा सीखना। क्रिया द्वारा सीखना क्यों, क्योंकि विद्यार्थी इसके अंदर खुद एक्टिव होता है। एक्टिव होने का मतलब कि जब आपको टीचर एक बार आपका मार्गदर्शन कर देगा और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको खुद रोल प्ले करना, खुद अभिनय करना है। क्योंकि जितने भी नाटक होते हैं उसके अंदर डायरेक्टर होता है, वो आपको एक बार दिशा निर्देशित कर देता है, 2 बार कर देगा, लेकिन उसके बाद जो रोल अदा करना है होता है वो खुद आपको करना होता है। क्योंकि जब तक आप खुद क्रिया नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीखोगे, और जब आप एक बार सीख गए फिर आप दूसरों का मार्गदर्शन निर्देशन देना दूसरों को शुरू कर देते हो। क्योंकि आप रोल अदा कर रहे हो, रोल अदा करते हुए आपके अंदर बहुत सी कमियां होती हैं, तो आपके टीचर के द्वारा उन कमियों को बताया जाता है और आप उस धीरे धीरे करके उन कमियों को दूर करने का आपके द्वारा प्रयास किया जाता है। तो इस आधार पर यह माना जाता है कि ये हमारी एक प्रकार की अच्छी विधि है जिसके द्वारा आप सीख सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि आपकी स्मरण शक्ति का विकास। स्मरण शक्ति का विकास किस प्रकार से, स्मरण शक्ति का विकास क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आप जब भी रोल प्ले करोगे तो रोल प्ले करते हुए आपको अपने डायलॉग्स याद रखने होंगे। डायलॉग्स याद रखने का मतलब क्या है कि आप भूमिका निर्वाह कर रहे हो, किसी भी कस्टमर का रोल अदा कर रहे हो, किसी भी उपभोक्ता का रोल अदा कर रहे हो, तो आपको अपने स्मरण शक्ति के आधार पर क्या बोलना है उसको याद रखना होगा। तब भी जाकर आपकी जो याददाश्त है, जो स्मृति शक्ति के रूप में हम जानते हैं, कि आप अच्छी तरह से इसको लर्न करोगे और लर्न करने के बाद जब रोल अदा करोगे तो आपको उस आधार पर अपना रोल प्ले करते हुए रखना होगा। इसके अलावा यदि हम बात करें कि हमारी इन शक्तियों का तो इसके साथ विकास होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ आप और किस आधार पर ये मानते हो कि हमारी भूमिका निर्वाह विधि के अंतर्गत हम किन चीजों का जो विकास है वो कर सकते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी इंद्रियों द्वारा प्रशिक्षण, 7th पॉइंट है हमारा इंद्रियों द्वारा प्रशिक्षण। अब इंद्रियों द्वारा प्रशिक्षण किस प्रकार से, वो इस आधार पर माना जाता है कि आप कोई भी रोल अदा करते हुए आपको क्या करना होगा। क्योंकि हमारी जो इंद्रियां होती हैं, जैसे हमारी आंख है, हमारे कान है, हमारा नाक है, इनके द्वारा, कान के द्वारा हम सुनते हैं, आंखों के द्वारा हम देखते हैं, नाक के द्वारा हम क्या करते हैं कि किसी भी सुगंधी को आभास करते हैं। कुछ चीजें एक विचारक ने फिलॉसफी के अंदर कहा था कि एक ज्ञानेंद्रिय के बिना प्राप्त किया ज्ञान दूसरी ज्ञानेंद्रिय के बिना अधूरा है। वो कैसे, कुछ चीजें होती हैं आप आंखों से देख लेते हो लेकिन वास्तविक अर्थों में नहीं जान पाते। आपको किसी ने कह दिया कि थिएटर के अंदर मूवी लगी हुई है, बहुत अच्छी है, आपने अपने कानों से सुन लिया, लेकिन जब तक आप थिएटर के अंदर जाकर उस मूवी को देख नहीं लेते तब तक आप नहीं मान सकते कि आपके द्वारा जो मूवी है चल रही है वो अच्छी है या नहीं। तो इस आधार पर यह माना जाता है कि हमारी जो शक्ति है वो इंद्रियों के द्वारा हम प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, और इसके आधार पर हम कुछ सीखने का इंद्रियों को प्रशिक्षण देते हैं और आसानी के साथ हम रुचि ले लेते हैं। छोटी कक्षाओं में इसके अलावा कि छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी, छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी, के लिए अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है, वो इसलिए क्योंकि छोटे बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए उत्सुक होते हैं। क्योंकि जैसे आप 6वीं 7वीं 8वीं जो बच्चे हैं उनको इसके अंदर रोल प्ले करने के लिए बिना किसी हेजिटेशन के इसमें रोल प्ले करने के लिए तत्पर होंगे, लेकिन जब तक आप बड़ी कक्षाओं के बच्चों को कहोगे वो रोल अदा प्ले क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि शुरू से छोटी कक्षाओं के अंदर उनके अंदर हैबिट क्रिएट नहीं होती जिसके माध्यम से उनका इसके माध्यम से पार्टिसिपेशन शुरू हो जाए। तो इसलिए छोटी कक्षाओं के जो बच्चे होते हैं वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं।
इसके अलावा हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मनोरंजन प्रदान करना, कि इस विधि के द्वारा मनोरंजन प्रदान होता है बच्चों को। मनोरंजन क्यों? वो इस आधार पर मनोरंजन में सहायक, वो किस प्रकार से कि एक तो आपको बच्चों को इसके अंदर शिक्षण तो होगा ही होगा, साथ में इसके माध्यम से बच्चों का जो मनोरंजन होता है इस विधि के माध्यम से वो भी बड़ी आसानी के साथ हो सकता है। तो इस आधार पर हम मानते हैं कि हमारी ये जो विधि है वो एक अच्छी विधि के रूप में हम इसको मानते हैं। इसके अलावा हमारा किस आधार पर मानते हैं कि ये जो विधि है हमारी, वो इसके गुणों के आधार पर जो इसके लाभ हैं वो तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिसके आधार पर हम मानते हैं कि ये बच्चों में सही नहीं है। लिमिटेशन ऑफ रोल प्लेइंग मेथड, लिमिटेशन ऑफ रोल प्लेइंग, कि आप इस विधि के अंदर किस प्रकार से किस आधार पर मानते हो कि इसकी कुछ सीमाएं हैं। जिस प्रकार से हमारा पहला ही पॉइंट है कि जिसके आधार पर हम मानते हैं कि इस विधि के अंदर हमारी कक्षा में अनुशासनहीनता, कक्ष में अनुशासनहीनता क्यों? क्योंकि कक्ष के अंदर 40 बच्चे हैं और आप 40 के 40 बच्चों में से 10 या 20 बच्चों को इसमें रोल प्ले अदा करने के लिए कहते हो, जिसके आधार पर हम ये मानते हैं कि बच्चे अगर पार्टिसिपेट करने के इच्छुक हैं तो टर्न वाइज उनका पार्टिसिपेशन करवाया जा सकता है। लेकिन यदि उसमें से 10 बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं और बाकी बच्चे क्या हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और बिना फालतू के कक्ष के अंदर क्या करते हैं, अनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, जिसके आधार पर हम ये मानते हैं कि ये जो विधि है वो हमारी उपयुक्त विधि नहीं मानी जाती। इसके अलावा भूमिका निर्वाह कला के ज्ञान का अभाव। अब भूमिका कला या हम ये कह सकते हैं कि भूमिका कला के ज्ञान का अभाव, किस आधार पर? वो इस आधार पर माना जाता है कि जब तक आपके पास जो टीचर है आपका मार्गदर्शन करने वाला, उस टीचर के अंदर भी कला होनी चाहिए कि जो आपको अभिनय या भूमिका निर्वाह के बारे में सिखा सकता हो। तो इस आधार पर ये विधि भी कई बार उपयुक्त विधि के रूप में हम इसको नहीं मानते। इसके अलावा संवादों की समस्या, कि जो संवाद जो आप बोलना चाहते हो, संवादों की समस्या, किसकी समस्या? कि जो संवाद आप करना चाहते हो उसके बारे में आपको उपयुक्त नहीं लगता, क्योंकि आप रोल अदा कर रहे हो, कस्टमर शॉपकीपर के साथ रोल अदा कर रहा है, तो उसके अंदर जो संवाद आपको उपयुक्त रूप से सही समय पर बोलने चाहिए वो सही अर्थों में आप नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारी इस विधि को उपयुक्त रूप से सही नहीं माना जा सकता। इसके अलावा आर्थिक अभाव किस आधार पर माना जाता है? वो इस आधार पर मानता है वो क्योंकि इस विधि के अंदर यदि आप किसी प्रकार का रोल अदा करना चाहते हो तो उसके अंदर आपको आर्थिक अभाव, जिसमें आपको रोल अदा करते हुए क्या करना होगा, विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करना होगा, जो कि आपकी आर्थिकता के अभाव में आप उनका प्रयोग नहीं कर सकते। इसी आधार पर माना जाता है कि ये विधि हमारी उपयुक्त विधि के रूप में हम इसको नहीं मान सकते। इसके अलावा क्या कहा जाता है कि समय का अभाव किस प्रकार से? कि यदि आप एक अच्छी विधि के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो सभी बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करवाया जा सकता। आपका लेक्चर 40 मिनट का है, आप 40 बच्चों का पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप पूरे हफ्ते में हर बच्चे का पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं, वो रोल अदा नहीं कर सकते, जिसके आधार पर ये मानना है कि समय के अभाव में इस विधि को उपयुक्त विधि के रूप में हम नहीं मान सकते, जिसके आधार पर हम मानते हैं कि हमारे अच्छी विधि के रूप में हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ हमारे लिए जरूरी क्या है कि जो हमने इसकी इंपॉर्टेंस और इसके लाभ माने, उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि इस विधि का जो प्रयोग है वो सही मायने में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इसकी
लेकिन जो ये कमियां हैं उस कमियों को दूर करते हुए हमारी बच्चों की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए हम इस विधि का प्रयोग है वो आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि बच्चों की जो भूमिका है वो अनुशासन में रहते हुए इस विधि का प्रयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका निर्वाह में बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, तभी जाकर वो आसानी के साथ सीख सकते हैं। वो हमारी जो व्यावसायिक घटनाएं हैं उनसे जुड़ी होनी चाहिए, हमारे व्यापार से जुड़ी होनी चाहिए, विभिन्न प्रकार के जुड़कर हम इस प्रकार के वाणिज्य शिक्षण का आभास बच्चों को करवा सकते हैं। तो ये था आपका टॉपिक रोल प्लेइंग विद द एप्लीकेशन इन द क्लासरूम सिचुएशन। थैंक्स।